हेलो प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और इसमें ये हमारी मनोविज्ञान की पहली क्लास है जिसमें हम बाल विकास पढ़ेंगे और इसमें हम जानेंगे कि विकास की कितनी अवस्थाएं हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास की अवस्थाएं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाएं और इसमें जो पहली अवस्था है वो हमारी है शैशवावस्था। शैशवावस्था जिसे हम इंग्लिश में इन्फेंसी बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज। और जो इसका जीवन काल है वो है हमारा 0 से 6 वर्ष, या आप जन्म से 6 वर्ष भी बोल सकते हैं। सेकंड स्टेज है हमारी बाल्यावस्था जिसे हम चाइल्डहुड बोलते हैं और जो इसकी आयु है वो है 7 से 12 वर्ष। और थर्ड स्टेज है हमारी किशोरावस्था जिसे हम एडोलसेंस बोलते हैं, जिसकी आयु है 13 से 19 वर्ष। अक्सर आपने कभी कभी एग्ज़ाम में देखा होगा कि शैशवावस्था की आयु 0 से 5 वर्ष लिखी होती है। बाल्यावस्था की मतलब 6 से 12 लिख देते हैं या 6 से 13 भी हो जाती है ना। और इसी तरीके से किशोरावस्था की 12 से 18 या 13 से 18 भी हो जाती है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि विभिन्न मनोवैज्ञानिक के अपने विभिन्न मत भी हैं। तो लेकिन आप इसे ही ऑथेंटिक मानेंगे। किशोरावस्था, ये देखो 13, टीन का मतलब क्या, किशोरावस्था में तो टीन एज आती है। तो टीन कहाँ से स्टार्ट होता है? 13 से। 13 से लेकर 19 तक तो टीन एज को ही हम किशोरावस्था बोलते हैं। तो इसलिए तो जो हमारी किशोरावस्था की जो अवस्था है वो हमारी 13 से 19 वर्ष है। कुछ विद्वान जो हमारी जो बाल्यावस्था है इसे 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहले भाग में बांटते हैं वो पूर्व बाल्यावस्था के रूप में, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। और इसकी जो इन्होंने एज रखी है वो रखी है 3 से 6 वर्ष। कितनी रखी है? 3 से 6 वर्ष। और सेकंड स्टेज जो बाल्यावस्था की बताते हैं वो है हमारी उत्तर बाल्यावस्था, जिसे हम लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं, जिसकी एज रखी है उन्होंने 7 से 12 वर्ष। तो ये जो 3 से 6 वर्ष है तो ये किस स्टेज की बात कर रहे हैं वो, यानी कि देखो ऊपर देखो अभी यहाँ पे शैशवावस्था जो हमारी थी 0 से 6 वर्ष, यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था है वो हमारी शैशवावस्था में, यानी कि आप जो बाद की जो 3 वर्ष के बाद जो शैशवावस्था है उसे आप पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था अगर हो तो उस टाइम हमारी जो शैशवावस्था की आयु होगी वो होगी हमारी 0 से 2 वर्ष। यानी कि फिर शैशवावस्था आपकी ओनली 2 वर्ष तक ही रहेगी, फिर 6 वर्ष तक नहीं होगी, क्योंकि 3 से 6 वर्ष जो होता है वो हमारी फिर पूर्व बाल्यावस्था में आ जाता है। तो यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था में जो कुछ भी होता है वो हमारी सब शैशवावस्था से रिलेटेड है। तो आइए, आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप शैशवावस्था, जिसकी एज है 0 से 6 वर्ष। इसे विकास की आधारभूत अवस्था भी कहते हैं। विकास की आधारभूत अवस्था, क्योंकि भाई जो विकास की स्टार्टिंग होती है वो यहीं से तो होती है। एक आधारशिला है ये हमारे बच्चे की। ये मान लो जैसे कि आप मकान की नींव रखते हो, तो एक तरह से ये भी क्या है, ये नींव ही है। अगर बच्चे का शैशवावस्था में अगर अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाए तो भविष्य में बहुत विद्वान बन सकता है। तो चलो इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो है सजीव चिंतन। इसे हम कल्पना की सजीवता भी बोलते हैं और जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एनिमिज्म। तो एनिमिज्म क्या है? एनिमिज्म का मतलब होता है हर निर्जीव चीज़ को सजीव समझना। यानी कि जो बच्चा होता है, जो शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो हर निर्जीव चीज़ को सजीव समझता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा दादा दादी के पास रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जो दादा दादी जो होते हैं वो उन्हें परियों की कहानियाँ सुनाते हैं, एनिमिस्टिक स्टोरीज़ सुनाते हैं, जहाँ पे वो कल्पना के घोड़े पर आकाश की सैर कराते हैं उन बच्चों को, है ना।
और एनिमिस्टिक स्टोरी देखना उन्हें काफ़ी पसंद होता है। एनिमिस्टिक स्टोरी मतलब आपने देखा हो जिनमें सूरज बोलता है, पहाड़ भी बोलते हैं, पेड़ नाचते हैं, तो ये सब क्या है, ये एनिमिस्टिक स्टोरी ही तो है। तो ये सब उन बच्चों को देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हर चीज़ में क्या, हर चीज़ को वो सजीव समझते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे अगर चल रहे हों, अचानक उन्हें ठोकर लग जाए तो वो गिर जाते हैं, और आप उसी टाइम अगर उस बच्चे को मतलब उसी कि किसने मारा, तो बच्चा तुरंत बोलेगा कि मुझे इसने मारा। तो अगर आप उस दहलीज में 2-3 लगा दो तो बच्चा बहुत खुश होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो ये समझता है कि ये दहलीज भी क्या है, सजीव है, और इसकी पिटाई कर दी मम्मी ने, तो बस तो उसी में वो खुश हो जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चा खेलता है, गुड़ियों गुड्डों से खेलता है, तो हाँ, जब भी वो खिलौनों से खेलता है तो आपने देखा होगा कि मतलब जैसे गुड़िया है, लड़की खेल रही हो, बच्ची छोटी सी हो, वो गुड़िया के साथ अगर खेल रही हो तो वो ऐसा लगता है उसे जैसे उसमें जीवन हो। वो उसे कहते इसे गर्मी लग रही है तो उसके ऊपर वो हवा करने लगती है, या उसे ठंड लग रही है तो उसके ऊपर चादर डाल देगी। तो उसे ये लगता है कि हर चीज़ में क्या है, जान है। तो यही क्या होता है, यही होता है सजीव चिंतन या कल्पना की सजीवता या एनिमिज्म। और आत्म केंद्रिता क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। आत्म केंद्रिता होता है यानी कि बच्चा जो होता है वो खुद को ही इम्पोर्टेंट समझता है। वो ये सोचता है कि वही राजकुमार है, यानी वो सोचता है कि जो कुछ भी होता है सब उसके इशारे पर होता है, यानी उसे अहम की भावना होती है, उसके अंदर अहम केंद्रित होता है। वो ये सोचता है कि ये चाँद सूरज जो हैं ये सब मेरे इशारे पर चलते हैं, मेरे पीछे पीछे चलते हैं। वो सोचता है कि देखो मैं जहाँ जा रहा हूँ वही चाँद मेरे पीछे पीछे आता है, यानी कि तो वो उसके अंदर अहम की भावना होती है। अहम की भावना उसके अंदर विकसित कैसे हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चों की आप सारी ज़िद को पूरा करते हैं। अगर वो कहीं पर भी लेट जाए तो मतलब जैसे कि किसी चीज़ के लिए भी वो रोने लगे तो आप क्या करेंगे, उसे तुरंत दिला देते हैं या नहीं। तो वो ये सोचता है कि मैं जो चाहता हूँ वो हो जाता है, इसलिए वो मतलब उसके अंदर अहम केंद्रिता की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे सजीव चिंतन, यानी कि सजीव चिंतन का मतलब जैसे आज चांद उदास है, हाँ सूरज मुस्कुरा रहा है, तो ये तो होगा सजीव चिंतन या एनिमिज्म। और आत्म केंद्रिता, ये सूरज मेरे पीछे पीछे चल रहा है, तो वहाँ हो जाएगा आत्म केंद्रिता यानी कि ईगोसेंट्रिज्म। जब भी बच्चा, आपने देखा होगा, एक स्टोरी और बता देते हैं आपको, जैसे कि बच्चा मतलब कहीं आपके घर में क्रिकेट खेल रहा है मान लो, ठीक है, और सब उसके मतलब घर के ही मेंबर्स हैं, दादा दादी बुआ चाचा वगैरह उसे खिला रहे हैं। तो जैसे कि मान लो पिताजी उसके बॉलिंग करा रहे हैं और वो बैटिंग कर रहा है, और वो अगर जैसे आउट भी अगर हो जाता है और दादाजी उसके एम्पायर हैं, जैसे ही वो आउट हुआ या क्लीन बोल्ड हुआ कुछ भी हुआ तो दादाजी क्या होते हैं, वो जैसे दादा की तरफ देखता है तो दादाजी तुरंत ही नो बॉल का इशारा कर देते हैं। तो वो सोचता है मतलब कि जो मैं चाहता हूँ वही हो जाता है, इसलिए उसके अंदर अहम की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये आप दोनों चीज़ समझ गए होंगे। उसके बाद है हमारी सीखने की तीव्र गति, यानी कि जो शैशवावस्था में जो सीखने की गति जो होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। उसके बाद देखो, जो शैशवावस्था में जो बच्चा होता है उसमें उसकी सीखने की जो गति होती है बहुत तीव्र होती है। उसके बाद बाल्यावस्था में थोड़ी धीमी हो जाती है, फिर किशोरावस्था में फिर से तेज़ हो जाती है, फिर उसके बाद फिर धीमी हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी सीखने की गति चलती है। और जो जिज्ञासा, तो आप जानते ही होंगे, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, छोटे बच्चों में काफ़ी जिज्ञासा होती है। आपने देखा होगा बच्चा जब आपके पास होता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ पूछता रहता है कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों है, वो क्यों है। तो इस तरीके से उसमें जिज्ञासा काफ़ी होती है, और आपको भी उसकी जिज्ञासा का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा आपसे जो कुछ भी पूछ रहा है उसका आप बिल्कुल सही और सटीक आंसर दें। ये नहीं कि अगर वो कुछ भी पूछ रहा है तो आप उसका गलत आंसर दे दें, नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो आप कहीं से खोज कर लाएं, लेकिन उसके हर आंसर का जवाब दें। तो छोटे बच्चों में काफ़ी जिज्ञासा होती है।
अगर वो एक क्वेश्चन, जैसे कि मान लो घर में ही है कोई चीज़, मम्मी साड़ी पहने है कोई सी, है ना, तो वो क्या करेगा, पहले तो पूछेगा मम्मी ये क्या है, तो मम्मी बता देंगे उसकी ये साड़ी है। अच्छा मम्मी इस साड़ी का रंग कैसा है, तो बता देंगे ये येलो है। अच्छा मम्मी ये येलो क्यों है, तो मम्मी आती है इसमें 2-3 लगा देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसे बताना चाहिए कि इसका ये येलो कलर कहाँ से और कैसे बना है। ठीक है, तो ये तो होती है उसकी जिज्ञासा, यानी कि छोटे बच्चों में क्यूरियोसिटी काफ़ी होती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी अवस्था है वो है हमारा पेशीय कौशलों का विकास या गामा कौशल। जो पेशीय कौशलों का जो विकास हो जाता है वो शैशवावस्था में ही इसका प्रारंभ हो जाता है। पेशीय कौशल का विकास मतलब कि जिसमें हम अपने हाथ पैरों का यूज़ करते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो वो हमारा शैशवावस्था में स्टार्ट हो जाता है। तो जो पेशीय कौशल है वो हमारे 2 भागों में बटे होते हैं। पहला है हमारा स्थूल गामा कौशल और सेकंड है हमारा सूक्ष्म, यानी कि तो स्थूल को हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल और सूक्ष्म को बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। ये क्या होते हैं देखो, तो सबसे पहले हम सूक्ष्म को समझते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है जिन काम को करने के लिए हम किसी अपने बॉडी के 1 या 2 या 3 अंग का उपयोग करके कोई काम करते हैं तो उसे हम सूक्ष्म या फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। और जिन काम को करने में हमारा पूरा अंग काम करता है, यानी पूरा शरीर, हमारी होल बॉडी काम करती है, तो उसे हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि स्थूल गामा कौशल। अब देखो इसके एग्जाम्पल समझो जिसमें पूरा शरीर काम आता है। अच्छा जिसमें जैसे कि तैरना, तो तैरना बताओ, तैरना जो है वो फाइन मोटर स्किल है या ग्रॉस मोटर स्किल है? तो तैरना जो है, तैरना हमारा किस में आ जाएगा, तैरना हमारा आएगा ग्रॉस मोटर स्किल में स्थूल गामा कौशल में। क्यों? क्योंकि जब भी हम तैरते हैं तो तैरने में क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी काम करती है ना। जब भी हम तैरते हैं तो उसमें हमारी पूरी बॉडी काम करती है। जैसे कि हम दौड़ते हैं, है ना, भागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो इसमें क्या हमारा पूरी बॉडी काम करती है। तो इसलिए ये हमारी ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल हैं। अब जैसे कि लिखना, तो लिखने में क्या हम पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं? नहीं करते, ओनली अपने एक अंग का, यानी कि हैंड का, और हैंड में हम अपनी उंगलियों का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फाइन मोटर स्किल में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल हैं तैरना, उठना, खड़ा होना या लिखना। तो क्या इसमें आंसर हो जाएगा हमारा लिखना। तो फाइन मोटर स्किल में हमारे 1 या 2 अंग काम करते हैं, जैसे कि चित्र बनाना, आईब्रो बनाना, टाई बांधना, है ना, बाल बनाना। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी हमारे सूक्ष्म मोटर स्किल के एग्जाम्पल हैं। तो समझ गए होंगे आप ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट विशेषता है वो है भाषा कौशलों का विकास। भाषा कौशल जो है वो भी हमारा इसी स्टेज में प्रारंभ हो जाता है, यानी कि बच्चा बोलने लगता है, सुनने लगता है। तो भाषा कौशल का यानी कि जो उसकी मातृभाषा होती है, जो उसके घर में बोली जाती है, बच्चा वही सीख जाता है। और जो भाषा कौशल होते हैं वो हमारे इस क्रम में होते हैं LSRW। L से होता है हमारा लिसनिंग, यानी कि सुनना। S से होता है हमारा स्पीकिंग, यानी कि बोलना। R से होता है हमारा रीडिंग, यानी कि पढ़ना। और W से होता है हमारा राइटिंग, यानी कि लिखना। तो भाषा कौशल हमारे इस तरीके से चलते हैं और इसी तरीके से बच्चा पहले सीखता है। तो यानी कि बच्चा पहले सुनता है। अगर कोई बच्चा अगर जन्म से बहरा है तो वो बोल भी नहीं सकता, क्योंकि उसने कभी कुछ सुना ही नहीं, तो वो शब्दों को, जो उसके कानों में कभी कोई आवाज़ गई नहीं, कोई ध्वनि गई नहीं, तो वो बच्चा बोलेगा कैसे? उसी तरीके से जो बच्चा जन्म से अंधा है तो वो लिख भी नहीं सकता है। हाँ, अगर आप ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो उनके लिए ब्रेल लिपि यूज़ की जाती है, लेकिन जो बच्चा कभी सुन नहीं सकता तो वो बोल नहीं सकता। तो इस तरीके से हमारे भाषा कौशल चलते हैं। तो बच्चा पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। इन्हें हम बाद में जब भाषा कौशल और डिटेल से पढ़ेंगे तब समझाएंगे। फिर इसकी शिशुअवस्था की हमारी नेक्स्ट जो विशेषता है वो है अंतर्मुखी स्वभाव। और अंतर्मुखी स्वभाव में हमारे इसमें ये 3 आते हैं हमारे इसमें: स्वलीनता, सुमोह और खिलौनों की आयु।
अंतर्मुखी स्वभाव का मतलब क्या होता है? देखो, जो छोटे बच्चे होंगे आपने देखे होंगे वो अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी में जिसमें पहला है स्वालीनता, जिसे हम ऑटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटिज्म। तो क्या है स्वालीनता? स्वालीनता का मतलब होना है खुद में लीन रहना। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब खिलौने से खेलते हैं, कोई गुड़िया से खेल रहा हो तो आपने देखा होगा कि वो उसी से बातें करता है, यानी उसी अपने खिलौनों से ही बातें करने लगता है, कुछ भी बोलता है। आप कभी सुनना, जब छोटे बच्चे आपके घर में हो उन्हें आप सुनना, वो अकेले में ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, यानी वो खुद में लीन रहते हैं। तो ये एक उनकी क्या है? नैसर्गिक विशेषता है। लेकिन अगर ये ऑटिज्म, चलो ये मतलब शैशवावस्था की तो विशेषता है ये, अगर ये ऑटिज्म शैशवावस्था के बाद भी अगर बाल्यावस्था में भी अगर रहता है तो फिर ये एक डिसऑर्डर है, ये बाल्यावस्था में नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था में जो ये डिसऑर्डर होता है वो बच्चे खुद में लीन रहते हैं, यानी कि उनके घर पे कोई भी आ जाए या चला जाए उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद है हमारा स्वमोह। स्वमोह का मतलब होता है कि बच्चा खुद से ही प्रेम करता है। ये विशेषता जो होती है ये किशोरावस्था में भी आती है। मतलब बहुत सी विशेषताएं शैशवावस्था की और किशोरावस्था की मैच खाती हैं, काफ़ी मिलती हैं, लेकिन बाल्यावस्था में बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं। और खिलौनों की आयु इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चा छोटा जो होता है वो हमेशा खिलौनों से ही खेलता है, इसलिए उसे टॉय एज बोलते हैं। और जो प्ले एज होती है वो होती है बाल्य अवस्था, यानी कि खेलने की अवस्था हम बाल्यावस्था को बोलते हैं, लेकिन टॉय एज खिलौनों की आयु जो होती है वो शैशवावस्था होती है। उसके बाद जो अगली विशेषता है वो है हमारी संवेगों का प्रदर्शन। संवेग किसे कहते हैं? संवेग वही होता है जैसे प्रेम, दुख, ये सभी क्या हैं? ये सभी संवेग हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो संवेगों का तुरंत प्रदर्शन कर देते हैं। अब जैसे कि आप हैं, अभी आप किसी से दुखी हैं या आपको क्रोध आ रहा है या आप मतलब किसी से दुखी हैं तो आप उसको तुरंत प्रदर्शित नहीं करेंगे, यानी आप छुपा लेंगे। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है अगर उसे किसी पर प्यार आता है तो वो तुरंत उसके गले जाकर लग जाएगा और तुरंत उसे किस विस करने लगेगा। अगर गुस्सा होगा तो वो तुरंत अपनी गुस्सा दिखा देगा कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तो इस तरीके से वो अपने संवेगों का तुरंत प्रदर्शन करता है, क्योंकि उसमें संवेगों को छुपाने की अभी उसमें विशेषता नहीं आई है, ये आएगी किशोरावस्था में। उसके बाद है हमारा मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार मतलब जैसी जिसकी मूल प्रवृत्ति होती है वैसा ही उसका क्या होता है? व्यवहार होता है। कैसे? देखो, छोटा जैसे अभी आप हैं, अगर आपको बहुत तेज भूख लग रही है और आपके पास किसी का खाना रखा है तो आपको कितनी भूख लग रही हो लेकिन आप उस खाने को नहीं खाएंगे। क्या छोटा बच्चा उस खाने को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। उसे कोई मतलब नहीं है किसका खाना है क्या है, वो तुरंत टिफिन खोलेगा और खाने लगेगा। यानी कि जैसी मूल प्रवृत्ति वैसे ही उसका व्यवहार होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट विशेषता जो है वो है प्रबल काम भावना। प्रबल काम भावना छोटे बच्चों में बहुत अधिक होती है और ये हम पढ़ेंगे जब हम सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि कैसे कैसे क्या होती है। अभी बस आप इतना जान लें कि जो छोटे बच्चों में जो प्रबल काम भावना होती है वो प्रबल होती है। काम भावना कैसी होती है? प्रबल। और विपरीत लिंगी आकर्षण होता है। कैसा आकर्षण? विपरीत लिंगी। विपरीत लिंगी कैसे होता है? देखो, जो सिगमंड फ्रायड हैं वो बताते हैं कि 4 से 6 वर्ष की आयु में लड़कों में ओडिपस तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा नामक ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो लड़के जो होते हैं वो अपनी माता से ज़्यादा प्यार करते हैं पिता की अपेक्षा, और जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता को ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी माता की अपेक्षा। तो यानी कि विपरीत लिंगी उनमें आकर्षण हो जाता है। कौन सी एज में? 4 से 6 वर्ष की अवस्था में उनमें ये ऑडिपस और इलेक्ट्रा नामक ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये ऑडिपस और इलेक्ट्रा नामक ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो आपको बता दें फ्रेंड्स,
ये ऑडिपस और इलेक्ट्रा नामक ग्रंथियाँ हमारे शरीर में कहीं नहीं पाई जाती, ये सिर्फ मन की ग्रंथियाँ हैं जिन्हें सिगमंड फ्रायड ने बताया था। उनका कहना है कि जिन मतलब बच्चों में ये ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती हैं तभी वो मैंने एक स्टेज ऐसी आती है जब बच्चा अपनी यानी लड़का होगा तो वो अपनी पिता से नफ़रत करता है, अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करता है, और एक पुत्री जो होती है वो अपनी माँ को नफ़रत करती है, अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है। पर ये ओनली ये 2-3 साल का ही रहता है, ये नहीं कि जीवन भर नहीं, लेकिन आगे चलकर माता के लिए मतलब पुत्री के लिए फिर माता ही उसके लिए आदर्श बन जाती हैं और पुत्र के लिए उनके पिता आदर्श बन जाते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है जब वो अपने मतलब लड़की अपनी माता से नफ़रत करती है और पुत्र अपने पिता से, तो इसलिए विपरीत लिंगी आकर्षण होता है। उसके बाद है नेक्स्ट विशेषता है अनुकरण द्वारा सीखना, क्योंकि आपने देखे होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण द्वारा सीखते हैं। आप उनसे कुछ भी कहना वो उसको रिपीट करते हैं, रिपीट कर कर ही तो सीखते हैं, यानी आपका अनुकरण करते हैं, इमिटेशन करते हैं। उसके बाद है नैतिकता व सामाजिकता का अभाव। नैतिकता व सामाजिकता का अभाव, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में नैतिकता और सामाजिकता नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप देखो, आपने कभी देखा होगा आप मार्केट में जा रहे हैं घूमने, ठीक है, आपके साथ आपका बच्चा है, अगर उसने कोई भी चीज़ देख ली मार्केट में और मतलब तो वो तुरंत ही अगर मतलब आपने वो नहीं दिलवाई, कहते मुझे ये चीज़ दिलवाओ, और आपने नहीं दिलवाई तो वो वहीं लेट जाता है, तो नहीं 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 मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। तो इसलिए उसमें नैतिकता बिल्कुल नहीं होती है छोटे बच्चों में, नैतिकता सामाजिकता का अभाव होता है छोटे बच्चों में। और पुनरावृत्ति का सिद्धांत पाया जाता है। पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन। आपने कभी छोटे बच्चों के साथ लुका छिपी का खेल खेला है? आपने कभी ता करके कोई खेल खेला हो बच्चों के साथ में तो आपने देखा होगा वो थकते ही नहीं है। जितनी बार आप उसे ता कर कर इस तरीके से खेलेंगे, यानी किसी कपड़े को आप अपने मुँह सर पर डालो, फिर उसे हटाओ, फिर डालो, फिर हटाओ, उन्हें बहुत मज़ा आता है, वो बहुत हंसते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं। तो पुनरावृत्ति इस बच्चों में काफ़ी पाई जाती है, थकते ही नहीं है, रिपीटेशन उनमें होता ही रहता है। और आश्रितता होता है, क्योंकि छोटे बच्चे आपने देखे होंगे जो बच्चा 2 या 3 साल का होता है तो वो मतलब खुद से कुछ नहीं कर पाता, वो अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड होता है। जैसे कि उसे मतलब माता के पास जाना है और वो बोल भी नहीं सकता कि मुझे माता के पास जाना है, तो यानी कि वो डिपेंड होता है दूसरों के ऊपर। उसकी इच्छा नहीं है कि कोई उसे प्यार करे और फिर भी आप उसे ज़बरदस्ती किस करते हैं तो बच्चा फिर रोने लगता है, लेकिन करे क्या, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसलिए शैशवावस्था जो है वो आश्रितता की अवस्था भी होती है। और फिर आशा करते हैं कि आपको ये शैशवावस्था अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और कुछ मनोवैज्ञानिकों के कथन हैं, जैसे कि वैलेंटाइन ने दिया है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन की ये परिभाषा काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि सीखने का आदर्श काल ये किसकी परिभाषा है, तो ये है वैलेंटाइन की। और वाटसन ने क्या परिभाषा दी है? शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्योंकि शैशवावस्था कैसी अवस्था है? तीव्र विकास, यानी इसमें जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में फिर थोड़ा धीमा हो जाता है, किशोरावस्था में फिर से तेज हो जाता है। और फ्रायड जी कहते हैं शैशवावस्था भावन जीवन की आधारशिला। भावन जीवन की क्या है? आधारशिला है क्या? शैशवावस्था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कर कर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।